शादी के 7 साल बाद मैं जानता था कि मेरी पत्नी ओलिविया बहुत ज्यादा डरपोक और घबराने वाली इंसान है। इसलिए अप्रैल फूल्स का कोई मजाक तो बनता ही था। मैंने सोचा कि मैं उसे बताऊंगा कि मुझे देर तक काम करना है, फिर चुपके से जल्दी घर आ जाऊंगा, कहीं छिप जाऊंगा और जब वो बिल्कुल तैयार ना हो तब अचानक सामने आकर उसे जोर से डरा दूंगा। मैंने पहले भी उसके साथ ऐसी हरकत की है और हर बार उसका चेहरा देखने लायक होता था, बहुत ही मजेदार। शाम करीब 6 बजे मैंने उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और बताया कि मेरे बॉस चाहते हैं कि मैं आधी रात तक ऑफिस में ही रुकूं, इसलिए वो मेरा इंतजार ना करे और खाना खा ले। उसने जवाब में एक उदास चेहरे वाला इमोजी भेजा और कहा कि उसे मेरी बहुत याद आएगी। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मेरा दिमाग पहले से ही ये सोचने में लगा था कि घर पहुंचने के बाद मैं कहाँ छिपूंगा। शायद शावर के पर्दे के पीछे या फिर बेडरूम की अलमारी में। मैं रात 9:30 बजे ऑफिस से निकला और एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। मैंने अपनी गाड़ी सड़क के थोड़ी दूर खड़ी की ताकि उसे मेरी गाड़ी की आवाज सुनाई न दे और फिर हंसी रोकने की कोशिश करते हुए पैदल ही घर की तरफ बढ़ गया। मैंने घर का सामने वाला दरवाजा खोला। अंदर लिविंग रूम में अंधेरा था। मुझे लगा कि वो जल्दी सो गई होगी, इसलिए मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन तभी मैं जहां था वहीं ही रुक गया जब मुझे बेडरूम से एक धीमी सी हंसी की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल ओलिविया जैसी। और उसके बाद किसी भारी भरकम मर्द की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। मैंने अपने कान और ज्यादा पास किए और फिर से सुना। ये कोई गलती नहीं थी। मेरे सीने में दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं और भी ज्यादा दबे पांव चुपके से आगे बढ़ा। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिससे बस थोड़ी सी रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही मैं और पास पहुंचा, मैंने साफ साफ देखा कि एक आदमी के पैर की उंगलियां ओलिविया के नेल पॉलिश लगे पैरों की उंगलियों से उलझी हुई थी। जैसे मैंने दरवाजा जोर से खोला, मेरा गला रुंध गया। अंदर ओलिविया हमारे बिस्तर पर एक ऐसे इंसान के साथ लेटी थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन दोनों के शरीर पर चादरें उलझी हुई थी। मुझे देखते ही वो दोनों बिस्तर से उछलकर खड़े हो गए। मार्क, ओलिविया हकलाते हुए बोली, ये सब क्या बकवास है? मेरी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। वो आदमी हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे उतरा और अपने कपड़े समेटने लगा। ओलिविया चादर से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और बार बार मेरा ही नाम पुकार रही थी। मार्क, प्लीज मुझे समझाने दो। बस हो गया, हमारा रिश्ता खत्म, दफा हो जाओ मेरे घर से। मैंने अपना फोन निकाला। मैं अपने वकील को फोन कर रहा हूं और तुम्हारी माँ को भी, और उन सबको जिन्हें हम जानते हैं। सबको तुम्हारा असली चेहरा पता चल जाएगा। मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओलिविया का चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसने पलटकर उसे देखा। कुछ ही सेकंड में वो मेरी तरफ पहुंच गया था और मेरी कलाई पकड़ ली। उसने मेरा हाथ मेरी पीठ के पीछे मरोड़ दिया और मेरा फोन जमीन पर गिरकर खनखना उठा। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। ओलिविया ने जल्दी से मेरा फोन उठाया और उसे दीवार पर जोर से दे मारा। हम उसे किसी को बताने नहीं दे सकते स्पेंसर, समझे ना तुम? जिस तरह से उसने बात की और उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे, उससे मुझे तुरंत समझ में आ गया कि क्या चल रहा है और मेरा दिल जैसे पूरी तरह से थम सा गया था। ओलिविया, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं उस आदमी की पकड़ से छूटने के लिए जोर लगा रहा था। उसने अपनी पकड़ और मजबूत की और मेरे हाथ में तेज दर्द हुआ। माफ कर दो मार्क, मुझे सच में बहुत अफसोस। लेकिन उसके चेहरे पर अफसोस का कोई भाव नहीं था। वो डरी हुई और बेबस लग रही थी। उस आदमी ने मुझे आगे की तरफ जोर से धक्का दिया। मैं ड्रेसर से इतनी जोर से टकराया कि मेरी आंखों के आगे सफेद धब्बे आने लगे। इससे पहले कि मैं पलट पाता, उसके हाथ मेरे गले पर थे। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने उसके हाथों को खरोचने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। मेरी आंखों के किनारे पर अंधेरा छाने लगा। मैंने अपना पूरा वजन एक तरफ डाल दिया। हम नाइट स्टैंड से टकरा गए। लैंप नीचे गिरा और टूटकर बिखर गया। उसकी पकड़ एक सेकंड के लिए ढीली हुई और मैंने जोर से सांस ली और मैं चीख पड़ा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। उसने मुझे फिर से पकड़ा और दीवार पर जोर से दे मारा। मेरा सर दीवार से जोर से टकराया और सब कुछ सफेद हो गया। इसका मुंह बंद करो। ओलिविया घबरा कर चीख रही थी। मैं जितनी जोर से चीख सकता था चीखता रहा। बचाओ, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, कोई 911 पर कॉल करो। उसके हाथ फिर से मेरे गले पर थे और वो और जोर से दबा रहा था। मैं उसे मार रहा था, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे फेफड़ों में जलन हो रही थी और मेरी आंखें बंद होने लगी थी। ठीक उसी समय किसी ने सामने वाले दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। पुलिस, दरवाजा खोलो। उसके हाथ हट गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए और खांसते हुए। हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी के अभी। उसने ओलिविया का हाथ पकड़ा और वो पिछले दरवाजे से तेजी से भाग निकले। मैं उनके कदमों की आवाज सुन सकता था, जो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। सामने वाले दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई। मैं रेंगते हुए हॉलवे तक गए और दरवाजा खोलने से पहले जोर से चिल्लाया कि मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, और फिर आखिरकार मैंने दरवाजा खोला।
वो पुलिस वाले नहीं थे, वो मेरे पड़ोसी जेरी और उसकी पत्नी लिंडा थे। साथ ही ठीक बगल वाले घर से मिस्टर पैटरसन भी थे। वो सब पूरी तरह से घबराए हुए लग रहे थे। हमने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, जेरी ने कहा। क्या तुम ठीक हो? और ओलिविया कहाँ पर है? मैंने पिछले दरवाजे की तरफ इशारा किया। जेरी उसे देखने के लिए तेजी से उस तरफ भागा, जबकि लिंडा ने 911 पर कॉल किया और मिस्टर पैटरसन ने मुझे बैठने में मदद की। असली पुलिस 10 मिनट बाद पहुंची। उन्होंने घर, आंगन और पूरे मोहल्ले की तलाशी ली। ओलिविया और वो आदमी बहुत पहले ही वहां से जा चुके थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने उस आदमी का हुलिया बताने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ओलिविया के लिए एक अलर्ट जारी किया, उसके फोन और बैंक रिकॉर्ड्स की जांच की। उसने उसी दोपहर $5000 निकाले थे। उसकी कार 3 दिन बाद 2 राज्यों की दूरी पर बने एक बस स्टेशन पर मिली। उसे गए हुए 8 महीने हो चुके हैं। पुलिस को लगता है कि ओलिविया और वो आदमी कुछ समय से भागने की योजना बना रहे थे और मेरा जल्दी आ जाना उनकी योजना पर पानी फेर गया। या शायद वो तब तक इंतजार करते जब तक मैं आधी रात को घर नहीं लौटता। जैसे कि मैंने कहा था, वो मुझसे निपटते और इसे किसी और चीज जैसा दिखाने की कोशिश करते। अब मैं 32 साल का हूं और दूसरे स्टेट में जाकर बस गया हूं। पुलिस का कहना है कि ओलिविया अभी भी कहीं बाहर है और वो अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो जासूस हर कुछ महीनों में मुझे कॉल करता है, उसकी आवाज में हर बार कम ही यकीन सुनाई देता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या वो उस रात के बारे में सोचती होगी, चाहे उसे इसका अफसोस हो या फिर वो इस बात से खुश हो कि मैं बच गया ताकि उस पर हत्या का इल्जाम ना लगे। मुझे अब भी नहीं पता कि मैं इनमें से किस बात की उम्मीद कर रहा हूं। सलीना और मेरा ब्रेकअप उस अप्रैल फूल्स के 4 महीने पहले हुआ था। उसने इसका बहुत बुरा माना और वो मेरी बिल्डिंग के बाहर आती रहती थी। जब वो अंदर नहीं आ पाती थी तो वो सुबह 2 बजे फोन पर रोते हुए वॉइसमेल छोड़ने लगी। जब उसकी हरकतें कम नहीं हुई तो उसने पुरानी फोटोज में मुझे टैग करना शुरू कर दिया, जिन पर कैप्शन होते थे, इसे बहुत याद करती हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं उसे ब्लॉक कर दूं। हमारे रिश्ते के दौरान सलीना हमेशा से ही बहुत ज्यादा जुनूनी थी। असल में इसी जहरीलेपन की वजह से हम दूर हो गए। लेकिन वो 1 अप्रैल का दिन था। मैं नशे में था और मुझे लगा कि उसके साथ थोड़ी शरारत करना बहुत मजेदार होगा, इसलिए मैंने उसे एक मैसेज किया। मैंने लिखा, हाय सलीना, मैं हमारे बारे में सोच रहा था, मैं गलत था, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसने 10 सेकंड में जवाब दिया, हे भगवान, हाँ 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 हाँ, कब और कहाँ? मैं अभी आ सकती हूँ, मुझे भी तुमसे मिलना है। मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। उसे बता देना चाहिए था कि ये अप्रैल फूल्स था और उसका नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए था। इसके बजाय मैंने उससे कहा कि वो आधी रात को रिवरसाइड पार्क में मुझसे मिले, वही पार्क जो उसके अपार्टमेंट के पास था, और कहा कि हम वहाँ बैठकर सारी बातें सुलझा लेंगे। मैं वहाँ जरूर आऊंगी, मुझे पता था कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। मैंने ये पूरी चैट अपने रूममेट टाइलर को दिखाई और हम दोनों ये सोचकर जोर जोर से हंसने लगे कि सलीना आधी रात को एक अंधेरे पार्क में बैठकर खुद का मजाक बनवा रही होगी, जबकि मैं अपने स्वेट पैंट पहने सोफे पर आराम कर रहा हूँगा। क्या ये बहुत बुरा था? हाँ, लेकिन मैं उस समय 23 साल का था और वो महीनों से मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाई हुई थी और मैं उस मजाक के अंजाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। आधी रात हुई और गुजर गई। मैं 3 बार बियर पी चुका था और कॉल ऑफ ड्यूटी गेम का आधा मैच खेल चुका था। मैं तो इस पूरी बात के बारे में पूरी तरह भूल गया था, जब तक कि सुबह लगभग 1 बजे मेरे फोन पर वाइब्रेशन नहीं हुई। मुझे खुशी, अब हम साथ हैं। मुझसे मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला ही नहीं था और मैंने अपने स्वेट पैंट भी नहीं बदले थे। टाइलर मेरे ठीक बगल में सोफे पर बैठा था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि सलीना को लगा हो कि उसने मुझे उस पार्क में देखा है, क्योंकि मैं वहां था ही नहीं। मैंने उसे तुरंत कॉल किया। कॉल वॉइसमेल पर चला गया। मैंने बार बार कॉल किया। टाइलर ने पूछा कि क्या हो रहा है। जब मैंने उसे मैसेज दिखाया तो उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसने भी घबरा कर मुझसे बात की। यार, उसके साथ आखिर कौन है? मैंने 5 बार और कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं बार बार गलत टाइप कर रहा था, लेकिन मैंने मैसेज भेज दिया था। सलीना, मैं पार्क में नहीं हूँ। वो मैं नहीं था। ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा मजाक था। मुझे माफ कर दो, प्लीज अपना फोन उठाओ। कुछ ही सेकंड में 3 डॉट्स दिखाई दिए। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने जवाब दिया और फिर चैट बंद हो गई। मैंने उसकी रूममेट जेसिका को कॉल किया। उसने 4थी घंटी पर फोन उठाया। वो आधी नींद में थी और चिड़ी हुई लग रही थी। क्या है? क्या सलीना वहां पर है? नहीं, वो करीब 2 घंटे पहले ही चली गई थी। उसने कहा था कि तुमसे मिलने जा रही है। क्यों? मैं बहुत डर गया। जेसन वो अभी तक वापस नहीं आई है। आखिर क्या हो रहा है? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। हमने ये नतीजा निकाला कि जिसने भी मुझे वो आखिरी मैसेज भेजा था वो सलीना के साथ पार्क में ही था और उसी का फोन इस्तेमाल कर रहा था। जेसिका जोर जोर से चिल्लाने लगी और फोन रखने से पहले उसने कहा कि वो पुलिस को बुला रही है। मैं बस स्क्रीन को घूरता हुआ बैठा रहा।
टायलर बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था और कह रहा था कि हमें गाड़ी लेकर पार्क में जाना चाहिए, लेकिन मैं सोफे से उठ ही नहीं पा रहा था। करीब 2:30 बजे 2 पुलिस वाले मेरे दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने सलीना के साथ मेरे रिश्ते के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि अगर मेरा वहां जाने का कोई इरादा था ही नहीं तो मैंने उसे आधी रात में मिलने के लिए क्यों कहा। मैंने उन्हें उस मजाक के बारे में बताया और उनके चेहरे के हाव भाव एकदम फ्लैट हो गए। तो तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मजाक में आधी रात को एक सुनसान पार्क में बुला लिया था, सिर्फ एक मजाक के लिए? मुझे लगा ही नहीं था कि वो सच में। मुझे माफ कर दो। वो सेफ तो है ना कि आप लोगों ने उसे ढूंढ लिया है? उन्होंने पार्क में तलाशी ली और पार्किंग में उसकी कार मिली जिसके दरवाजे खुले हुए थे। चाबियां अभी भी इग्निशन में लगी हुई थी। उसका पर्स अगली सीट पर पड़ा था लेकिन उसका फोन गायब था। पैदल चलने वाले रास्ते के पास ओक के पेड़ों में से एक के नीचे उन्हें उसकी एक हील जमीन पर पड़ी मिली जिसके स्ट्रैप पर खून लगा हुआ था। उस रात सलीना कभी घर नहीं लौटी। पुलिस ने मुझे घंटों तक थाने में बिठाए रखा। वो जानना चाहते थे कि रात 11 से 2 बजे के बीच में कहाँ था। किस्मत से टायलर ने मेरी बात का साथ दिया और बिल्डिंग की सिक्योरिटी फुटेज से इस बात की पुष्टि हो गई कि मैं कहीं बाहर नहीं गया था। उन्हें मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं समझ सकता था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। उन्होंने हफ्तों तक तलाशी ली लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। पार्क के जिस हिस्से में उन्हें हील मिली थी वहां कोई कैमरा नहीं लगा था। सलीना बस गायब हो गई थी। जब उन्होंने उसके फोन रिकॉर्ड्स खंगाले तो मुझे भेजे गए मैसेज उसी के नंबर से आए थे, लेकिन जब तक उन्होंने फोन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की तब तक फोन पहले ही बंद हो चुका था। शायद उसे तोड़ दिया गया था। अगले कई महीनों तक मैं ये सब सोचकर रोना बंद नहीं कर पाया। उस पार्क में उसका इंतजार कौन कर रहा था? कोई ऐसा जिसे पता था कि वो वहां आएगी क्योंकि मैंने ही उसे वहां बुलाया था। शायद कोई ऐसा जो उस पर नजर रखा हुआ था और मैंने अनजाने में ही उसे ये सब करने का पूरा मौका दे दिया। मैं 24 साल का हूं। मैं बार बार सलीना के नंबर पर फोन करता रहता हूं इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन वो फोन उठा ले और मैं उसे बता सकूं कि मुझे अपनी गलती का कितना पछतावा है। जेसिका मेरे फोन का जवाब नहीं देती। सलीना के परिवार वालों ने मुझसे कह दिया कि मैं उनसे कोई संपर्क ना करूं। ये सब होने के 3 महीने बाद टायलर भी घर छोड़कर चला गया। उसने कहा कि वो मेरे आसपास नहीं रह सकता। मुझे रात को नींद नहीं आती। हर रात मैं उन्हीं पुरानी बातों के बारे में सोचता रहता हूँ। क्या वहां पहुंचने पर सलीना को ये एहसास हो गया था कि वो मैं नहीं बल्कि कोई और है? क्या उसने वहां से भागने की कोशिश की या फिर उसे अगवा करने वाले ने इतनी देर तक अपना नाटक जारी रखा कि सलीना को तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई? तकनीकी तौर पर यह केस अभी भी खुला है, लेकिन पिछले साल जासूस ने मुझे बताया कि उनके पास अब आगे जांच करने के लिए कोई सुराग नहीं बचा। उसकी केस फाइल कहीं किसी बक्से में पड़ी धूल खा रही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे लगता है कि सलीना अभी भी जिंदा है। मुझे नहीं पता। मैं खुद को इस सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं देता। बर्नी मेरा सबसे पसंदीदा कजन था क्योंकि वो अकेला ऐसा था जो 11 साल की उम्र में भी मेरे साथ बच्चों जैसा बर्ताव नहीं करता था। इसलिए जब उसने कहा कि अप्रैल फूल डे पर हमें अपने मॉम डैड के साथ कोई मजाक करना चाहिए तो उसे मुझे मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बर्नी के मजाक हमेशा सबसे बढ़िया होते थे। पिछले साल उसने टॉयलेट सीट के नीचे प्लास्टिक रैप लगा दिया था और उसके पापा उस जाल में फंस गए थे। हम महीनों तक उस बात पर हंसते रहे। इस बार हम कुछ आसान सा करने वाले थे। मेरे अंकल के खेत में मक्के का एक बहुत बड़ा भूल भुलैया था जिसे वो हर अक्टूबर में खोलते थे। अप्रैल आते आते मक्के के पौधे 8 फुट ऊंचे हो चुके थे। बर्नी ने कहा कि हम चुपके से बाहर निकलेंगे, भूल भुलैया में छिप जाएंगे और अपने माता पिता को घबराते हुए देखेंगे। वो पागलों की तरह हमारे नाम चिल्लाते हुए इधर उधर भागते फिरेंगे, उसने हंसते हुए कहा। उस शाम जब हमारे घर वाले हंसते हंसते खाना और वाइन का मजा ले रहे थे तो बर्नी ने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाकर कहा कि अब समय आ गया है। हम पीछे के दरवाजे से चुपके से बाहर निकले और हंसते हंसते खेत में दौड़ पड़े। भूल भुलैया का मेन गेट शायद 200 गज दूर था, इतनी दूर कि वो हमारी आवाज ना सुन सके। वो शाम का एक अजीब सा टाइम था, ठीक अंधेरा होने से पहले का, जब सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। हवा चलने से मक्के के पौधे सरसरा रहे थे और भूल भुलैया मेरी याद से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। रास्ते पतले थे और मक्के के ऊंचे ऊंचे पौधे हमारे ऊपर खड़े थे। हम बाएं मुड़े, फिर दाएं और फिर बाएं। बर्नी बार बार कह रहा था कि हमें और अंदर जाना चाहिए। अगले मोड़ पर मेरे जूतों में एक छोटा सा कंकड़ चला गया जो मेरी एड़ी में चुभ रहा था। मैं एक पैर पर उछल रही थी कि तभी मुझे सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उछलना बंद किया और कान लगाकर सुनने लगी। तुमने सुना? मैंने बर्नी से पूछा। वो भी रुक गया और भूल भुलैया में हमारे पीछे कहीं से आती हुई कदमों की हल्की आहट को सुनने लगा। बर्नी ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद कोई खेत में काम करने वाला मजदूर होगा ग्रेस। चलो हम छिप जाते हैं और जो कोई भी हो उसे डराते हैं। हमें कोने की ओट में दुबक गए और मक्के के पौधों से सटकर खड़े हो गए। मक्के के पौधे खुरदरे और चुभने वाले थे और उनमें मिट्टी और खाद की महक आ रही थी। कदमों की आहट और करीब आती गई।
वो कदम धीरे और घिसटते हुए से लग रहे थे, जैसे चलने वाला शख्स या तो घायल हो या फिर नशे में धुत हो। जब वो एकदम बिल्कुल करीब आ गए तो बर्नी ने मुझे थम्स अप का इशारा किया और हम इंतजार करने लगे। अचानक एक आदमी कोने से मुड़कर आया और मुझसे बस कुछ ही फीट की दूरी पर रुक गया। वो काफी लंबा था, शायद मेरे पिताजी जितना ही, और उसने एक गंदी सी फ्लैनल शर्ट पहनी हुई थी। उसके सफेद बाल इधर उधर बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी छुरी थी, जिसे मैंने एक बार किसी जंगल वाली फिल्म में देखा था। बर्नी और मैं घबरा गए। उस आदमी ने बिना कुछ कहे खेत को घूरा। उसने रास्ते की ओर देखा और फिर धीरे से अपना सर घुमाया और सीधे हमारी ओर देखने लगा। मैं चीख पड़ी। बर्नी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम भाग निकले। मुझे अभी भी उस आदमी के बूटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो हमारे पीछे मिट्टी को रगड़ रहे थे। साथ ही एक चीरने जैसी आवाज़ भी आ रही थी, जैसे वो मक्के काट रहा हो। हम मोड़ लेते रहे और बर्नी मुझे खींचता रहा। अचानक मेरा जूता निकल गया, लेकिन बर्नी ने मुझे रुकने नहीं दिया। हमारे पीछे चीरने की आवाज़ और तेज हो गई। वो लगभग 20 फीट पीछे था और वो हमारे पीछे तेजी से आ रहा था। ग्रेस चलो, बर्नी चिल्लाया और मेरा हाथ खींच लिया। हम एक बंद गली में पहुंच गए जहां मक्के की दीवार थी। हम घूमे और वो आदमी वहीं खड़ा था, हमें रोके हुए। उसने कुल्हाड़ी उठाई और हमारी तरफ देखने लगा। मक्के के बीच से आओ, बर्नी ने मुझे दीवार की ओर धकेला। धक्का देकर आगे बढ़ो। मैंने मक्के के डंठलों को नोचना शुरू किया। वो बहुत घने थे और मेरे हाथों उसको काट रहे थे, लेकिन मैं तब तक धक्का देती रही जब तक मुझे एक रास्ता नहीं मिला। चलो बर्नी, मैं चिल्लाई, डंठलों को खुले रखने की कोशिश करते हुए। बर्नी हाथ बढ़ा रहा था। उसका हाथ लगभग मेरे हाथ से छूट ही गया था। तभी उस आदमी ने बर्नी की कमीज पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। बर्नी ने ऐसी चीख मारी जैसे मैंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। भूल भुलैया में समा जाने से पहले हमारी उंगलियां छूट गई। मुझे मशटी और गीली लकड़ी काटने की आवाज़ सुनाई दी। बर्नी मदद के लिए चिल्ला रहा था। मैं मक्के के खेत में तब तक धक्का देती रही जब तक मुझे दूसरा रास्ता नहीं मिल गया। मैं बिना सोचे समझे दौड़ती रही और मोड़ लेती रही। मेरे नंगे पैर से खून बह रहा था। मुझे अभी भी अपने पीछे उन धीमी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे उन्हें पता था कि मैं आखिरकार थक जाऊंगी। अचानक मुझे मक्के के खेत के बीच से फार्म हाउस की रोशनी दिखाई दी। मैं उनकी ओर दौड़ी। मेरी मॉम ने मेरा नाम पुकारते हुए लगभग 10 मिनट बाद मुझे ढूंढ लिया। जब तक उन्होंने मुझे नहीं देखा, उनकी आवाज़ में एक तीखापन था। मैं खरोंच से भरी हुई थी। मेरा एक जूता गायब था और मैं रोना बंद नहीं कर पा रही थी। उन्होंने बर्नी के बारे में पूछा और मैंने बस भूल भुलैया की ओर इशारा कर दिया। सभी बड़े लोग टॉर्च लेकर बर्नी का नाम पुकारते हुए अंदर चले गए। अंकल ड्रॉप के पास बेसबॉल बैट था। वो 1 घंटे से ज़्यादा समय तक अंदर रहे, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस आधी रात के आसपास पहुंची। वो अपने साथ कुत्ते लाए और उन बड़े बड़े सर्च लाइट्स की मदद से पूरे भूल भुलैया को छान मारा। उन्हें एक बंद गली के पास बर्नी का बैग मिला। उसके अंदर उसका फ़ोन था। उन्हें पास की ज़मीन पर 4 उंगलियां भी पड़ी मिली। उन्हें बर्नी के शरीर का बाकी हिस्सा कभी नहीं मिला। उन्हें वो आदमी भी कभी नहीं मिला। मेरे अंकल ने बताया कि उस दिन फार्म पर कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। मैंने पुलिस को सारी बातें बता दी। उन्होंने हर जगह तलाशी ली, लेकिन पूरे शहर में किसी ने भी बर्नी के बारे में कुछ नहीं सुना था। मेरे अंकल ने वो भूल भुलैया बंद कर दी। 2 हफ्ते बाद उन्होंने पूरी जगह को हल चलाकर जमीन में मिला दिया। बर्नी अभी भी लापता है। केस अभी भी खुला है। उनके पास सबूत के तौर पर उसकी उंगलियां हैं और उसके नाम पर उनके पास बस यही है। उस अप्रैल फूल्स डे को बीते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। मुझे आज भी बर्नी का मेरी तरफ हाथ बढ़ने और काटने की आवाज़ के बुरे सपने आते हैं। मेरे थेरेपिस्ट कहती है कि मुझे PTSD है। वो कहती है कि मैं तब बस एक बच्ची थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरी थेरेपिस्ट ने बर्नी का चेहरा तब नहीं देखा था जब उस आदमी ने उसे दबोचा था। उसने उसे मेरा नाम चिल्लाते हुए नहीं सुना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या वो आदमी अभी भी कहीं बाहर है, किसी दूसरे फार्म पर, किसी और मक्के की भूल भुलैया में इंतजार कर रहा है, ऐसे बच्चों की तलाश में जिन्हें शरारतें मज़ेदार लगती हैं।